हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम हमने पूरा कॉन्सेप्ट मैप यही पूरा बनाया हुआ था। कॉन्सेप्ट मैप पूरा साउंड का इंट्रोडक्शन मैंने दिया हुआ था, साउंड के बारे में बताया था और ये पूरा कॉन्सेप्ट मैप बताया हुआ था कि क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो पूरा सिलेबस का हर 100% पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और मुझे लग रहा है कि उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आ जाएंगी। ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं साउंड के बारे में। तो लास्ट पूरा लेक्चर ही हमारा था, फिर भी साउंड के बारे में थोड़ा सा बता दो भाई कि जो मैंने बताया कि साउंड क्या है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वेव, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी बोल सकते हो। क्योंकि वेव साउंड क्या है, एक एनर्जी है भाई, जिसकी वजह से बाय दैट वी कैन हियर। तो साउंड एक तरीके से एनर्जी भी है एंड साउंड एक वेव भी है। व्हाई इट इज वेव? बिकॉज ऑफ इन वेव only the energy is transferred from one point to another point, not the particle। ये मैंने बताया था। तो कभी भी वेव के अंदर पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होता है, ना कि वेव एनर्जी ट्रेवल होती है एक जगह से दूसरी जगह, ना कि पार्टिकल। तो साउंड ऐसे ही होता है। अब साउंड उनमें से कौन सी वेव है? मैंने बताया था मैकेनिकल वेव है। क्यों? क्योंकि साउंड नीड मीडियम टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। साउंड को मीडियम की जरूरत पड़ेगी। मीडियम मतलब क्या भाई? कोई मीडिएटर, कोई सहारा, कोई ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह जरूरत पड़ेगा। ठीक है, साउंड वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकता। साउंड की स्पीड अलग अलग जगह पर, एयर में देखोगे अलग होगी। ठीक है, लाइट के अंदर देखोगे, गैस जो है, अलग अलग गैसेस के अंदर साउंड की स्पीड अलग अलग होगी। ठीक है, सॉलिड के अंदर साउंड की स्पीड अलग होगी, लिक्विड के अंदर साउंड की स्पीड अलग होगी। अलग अलग अगर गैस लिया जाए, मान लो ऑक्सीजन लिया जाए, नाइट्रोजन लिया जाए, हाइड्रोजन लिया जाए, तो अलग अलग गैस रहेगी। तो साउंड अलग अलग जगह पर, अलग अलग गैसेस के अंदर अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करेगा। साउंड का क्लाइमेट से रिलेशन होता है, बिल्कुल रिलेशन होता है यार। टेम्परेचर से रिलेशन होता है, बिल्कुल रिलेशन होता है। टेम्परेचर से, ठंडक में अगर मान लो सुबह रहे, बहुत काफी सुबह रहे, तो आप देखते होंगे कि क्यों साउंड तेजी से ट्रैवल करता है। ये सब बातें मैंने डिटेल में बताया हुआ था। साउंड की रेंजिंग है भाई, कि हमारे सुनने की भी ताकत है, एक रेंज है। रेंज से हटकर आप चले जाओगे तो आपको आवाज नहीं सुनने पड़ेगा। तो ये सब बातें मैंने बताया हुआ था लास्ट टाइम और मैंने अभी जितना पॉइंट दिया उसमें से आप नोट कर सकते हो। ओके, तो साउंड तो खत्म हो गया। जो हमारी मेन कहानी स्टार्ट होगी वो है वेव। व्हाट इज वेव? सबसे पहली बात तो देखो, मैं लिखने की जरूरत नहीं भाई, यहां पे लिखा हूं, टाइम पास करा रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। व्हाट इज वेव? मैं बता रहा हूं, वेव इज अ डिस्टर्बेंस। वेव इज नथिंग बट एन वाइब्रेशन। वेव इज अ वाइब्रेशन, नॉट एन यार। वेव इज अ वाइब्रेशन। वेव क्या है? एक वाइब्रेशन है। वेव एक डिस्टर्बेंस है। वेव एक ऑसिलेशन है। वेव इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेशन। तो ये है क्या यार? इन विच एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बट नॉट द पार्टिकल। तो वेव के अंदर क्या होता है? वेव एक डिस्टर्बेंस है जिसके अंदर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दी जाती है विदाउट टच, है कि नहीं? विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वेव के अंदर क्या होता है? पार्टिकल कभी भी ट्रेवल नहीं करता एक जगह से दूसरी जगह, जस्ट एक डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्ब कर दिया जाता है और उसकी वजह से एनर्जी एक दूसरे से ट्रांसफर होते होते जहां पे आपको चाहिए वहां पर ट्रांसफर हो जाती है। ये मैंने बताया था, है कि नहीं? वेव, तो आपको समझ में आया कि वेव क्या है भाई? एक डिस्टर्बेंस है जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बट नॉट द पार्टिकल। बट पार्टिकल मतलब भाई ऑब्जेक्ट खुद। मैंने अच्छे से एग्जांपल दिया था कि अगर मैं मान लो एग्जांपल के से यहां तक आ रहा हूं, तो मैं खुद ट्रैवल किया यहां से यहां तक और मेरे अंदर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी ट्रांसफर हुई। तो मैं दो साथ, देखो एक साथ में दो चीजें ट्रांसफर हुआ, एनर्जी प्लस पार्टिकल खुद। पार्टिकल मतलब एक बॉडी, कोई भी चीज, ठीक है, वो खुद ट्रैवल किया। लेकिन वेव के अंदर क्या होता है? जैसे मैं देखो यहां से बोल रहा हूं, वहां पे बैठे हुए उनको सुनाई पड़ रहा है। सुनाई कैसे पड़ा? तो भाई मैं तो कुछ नहीं किया, कान पे लेके चला गया, बोल दिया। वहां पे देखो पार्टिकल थे, यहां पे पूरे पार्टिकल मौजूद थे। कौन से? एयर पार्टिकल। और एयर पार्टिकल क्या हुआ? मैंने डिस्टर्ब किया, वो डिस्टर्ब एक दूसरे को किए, ऐसे करते करते उनके कान तक पहुंच गया और उनको सुनाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ये होता है वेव।
अब ये जो वेव है ना बेटा, ये दो तरीके से होता है, मैं यहां पे समझा रहा हूं, ठीक है, यहीं पे लिख दे रहा हूं, कोई टेंशन नहीं ना यहां पे। तो जो वेव होता है ये दो तरीके से होता है, वेव दो तरीके से होता है। नंबर वन होता है मैकेनिकल वेव, नंबर वन मैकेनिकल वेव, एंड नंबर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वेव दो तरीके से होता है, सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो आपके सिलेबस में जाओगे, बुक में जाओगे तो ये सब डायरेक्ट नहीं लिखा रहेगा, डायरेक्ट आ जाता है साउंड वेव। साउंड क्या है? एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है, लेकिन मैं पूरा समझाऊंगा। मैं बोला ना ये चैन है, जब ए आएगा तो बी आएगा, तो ए फॉर एप्पल भी आएगा ना, ऐसे कहानी है, ये सब जुड़ा हुआ है। तो वेव दो तरीके से होता है, नंबर वन मैकेनिकल वेव, नंबर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये मैकेनिकल वेव क्या होता है, सिर्फ इतना ही समझो कि मैकेनिकल वेव के अंदर होता क्या है भाई, इट नीड्स सम मीडियम टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बस मैकेनिकल वेव कब कहलाएगा, जब कभी भी बिना हवा के साउंड का वजूद हो सकता है? नहीं। अरे यार बिना हवा के क्या साउंड ट्रेवल कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह? बिल्कुल नहीं ट्रेवल कर सकती है। तो हवा के बिना ट्रेवल नहीं कर सकती साउंड, तो उसके मतलब हवा क्या है? एक मीडियम हुआ। हवा क्या है भाई? एक मीडियम हुआ। तो जब किसी वेव को मीडियम की जरूरत पड़ जाए, मैंने सबसे बढ़िया एग्जांपल दिया था सन का, कि सन के अंदर एक्सप्लोजन हो रहा है तो उसके अंदर साउंड डेवलप हो रहा होगा यार, है कि नहीं? और लाइट निकल रही है उसकी वजह से, लेकिन लाइट जमीन पर आ रही है, साउंड उसका नहीं आ रहा है। क्यों नहीं साउंड आ रहा है भाई? तारे इतने ज्यादा हैं, सब क्या है? सन है भाई, स्टार है यार, उनके अंदर एक्सप्लोजन हो रहा है, लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही। गॉड ने कैसे बनाया यार, रियली ही इज द सुप्रीम क्रिएटर यार। जस्ट थिंक अबाउट इट कि यार उन्होंने कैसे पूरे स्टार को, इतना बिलियन ऑफ स्टार बना दिया, उनके अंदर आपस में एक्सप्लोजन हो रहा है, लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन उनकी लाइट जरूर आ रही है। तारे हमें दिखाई दे रहे हैं, लाइट जरूर आ रही है, तो वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका हमें साउंड नहीं आ रहा है। अगर साउंड आता तो हम लोग कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, मर जाते यार, हमारा कान का पर्दा सब फट जाता, नहीं रह जाता कुछ। लेकिन गॉड ने क्या किया, बीच में स्पेस के अंदर एयर या कोई भी मीडियम नहीं रखा, तो जिसकी वजह से साउंड ट्रेवल ही नहीं कर पाता। लाइट चली जाती है, लाइट हमें काम की चीज है। तो जस्ट थिंक अबाउट गॉड, कैसे उन्होंने क्रिएट किया हुआ है पूरे यूनिवर्स को, है कि नहीं? कैसे, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो जो लाइट है वही है, यहां पे मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं, ये है सन अपना, है कि नहीं? इसके एक्सप्लोजन से भाई ये जो लाइट है वही है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्यों? क्योंकि लाइट को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ रही है, स्पेस के अंदर कोई भी मीडियम नहीं है, कोई भी। इसलिए जो मून पर लोग होते हैं, ये क्वेश्चन है भाई, मून पर क्या है, कोई जब आपस में एस्ट्रोनॉट्स जो जाते हैं तो मून पे आपस में बात कर पाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, आवाज नहीं आती है, ठीक है? तो मून पर बात नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मीडियम ही नहीं कोई है, तो आवाज ही नहीं आएगी। ऑब्वियस सी बात है यार, क्योंकि मीडियम चाहिए ना सुनने के लिए। तो वहां पे तो ये लाइट जो है हमारा एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, और ये जो हमारा मैकेनिकल वेव है वो साउंड बोल दो। क्यों भाई? क्योंकि इसको किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी। तो मैकेनिकल वेव का मतलब ये हुआ कि किसी न किसी मीडियम के जरिए वेव का ट्रैवल होना, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। और यहां का मतलब क्या? विदाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा? विदाउट एनी मेटेरियल मीडियम, ऐसा बोल दो। मेटेरियल मीडियम है, मीडियम बोल देते हैं यार सिंपल लैंग्वेज में, मेटेरियल मीडियम। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो बिना किसी मेटेरियल मीडियम के ट्रैवल कर सकती है। उसका मतलब वैक्यूम के अंदर जो चीजें ट्रैवल करें, वैक्यूम का मतलब देयर इज नो एयर, देयर इज नो एनी मीडियम पार्टिकल, देयर इज नो पार्टिकल, ऐसे बोल दो। तो जब पार्टिकल नहीं रहेगा, कोई मीडियम ही नहीं रहेगा, तो उसको वैक्यूम बोलते हैं। तो जो चीजें, जो वेव वैक्यूम के अंदर ट्रैवल कर जाएं, उनका नाम हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, EMW बोलते हैं। आजकल इसी का जमाना है, दिस इज कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स,
ठीक है, जितनी भी रेडियो, टेलीविजन, जीपीएस सिस्टम, नेट, जितना भी सब देख रहे हो कम्युनिकेट हो रहा है ना, ये पूरा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे डिपेंडेंट है। ठीक है, वहां पे किसी भी एयर पार्टिकल ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये जो मैकेनिकल वेव है, यहां पे मीडियम की जरूरत पड़ती है। ये हमारा ओल्ड फिजिक्स है, ये न्यूटन बाबा का है और ये आइंस्टाइन बाबा का है। ये आइंस्टाइन का जमाना है और ये न्यूटन का जमाना है, लेकिन आइडिया तो आया न्यूटन से ही ना, है कि नहीं। तो जो चीजें मैकेनिकल वेव मतलब जो चीजें मीडियम पे जरूरत पड़े, बिना किसी मीडियम के ट्रैवल ना कर पाए एक जगह से दूसरी जगह, उनको हम लोग मैकेनिकल वेव बोलते हैं। और जो चीजें वैक्यूम के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, उनको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं। तो मैकेनिकल वेव पहले आप समझ में आ गया कि वेव दो तरीके से होता है, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव मतलब जो चीजें मीडियम, जिन चीजों को, जो वेव किसी मीडियम के जरिए, किसी मटेरियल मीडियम के जरिए, किसी चीज, हवा, पानी, ठीक है, कुछ किसी लिक्विड, उसके जरिए अगर ट्रैवल कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम लोग उसको बोलेंगे मैकेनिकल वेव। और जिसके अंदर किसी पार्टिकल की जरूरत ही ना पड़े, जैसे मान लो हवा की जरूरत ही ना पड़े, किसी एयर की जरूरत ना पड़े, किसी सॉलिड लिक्विड की जरूरत ही ना पड़े, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ये बात बहुत ज्यादा क्लियर है। ठीक है, उसके बाद ये जो मैकेनिकल वेव, ये मिटा दो। ठीक है, ये जो मैकेनिकल वेव है, यहीं से पूरा समझा दूंगा मैं आपको, क्लियर हो। अब देखो, इसके बारे में ज्यादा बात अब करूंगा नहीं, मैं ज्यादा क्या बात ही नहीं करूंगा इसके बारे में। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में है ही नहीं। आगे चलकर आप पढ़ोगे, वो भी 12th में, 11th में पढ़ोगे, लास्ट में 2-3 चैप्टर होते हैं जो मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं, और आगे चलकर ये बड़ा फॉर्म बन जाता है क्वांटम फिजिक्स के नाम से। एक बड़ा सा ये न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ऐसे फिजिक्स का एक बड़ा सा सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो वहां पे हमें अभी जाने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव, और मैकेनिकल वेव के टाइप्स पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भाई टाइप बता दूंगा, जो इसके होंगे वो इसके होंगे, लेकिन इसका मैं कुछ एग्जांपल नहीं देने वाला। तो मैकेनिकल वेव दो तरीके से होती है, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 होती है भाई लॉन्जिट्यूडनल वेव। लॉन्गी लोग बोलते हैं कुछ, और कुछ लोग लॉन्गी, और कुछ लोग लॉन्जी बोलते हैं। तो भाई मैं तो बोलता हूं लॉन्जिट्यूडनल वेव। आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो माफ करना। दूसरा है क्या? मैकेनिकल वेव, सॉरी, दूसरा है हमारा ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, तो वेव, मैकेनिकल वेव दो तरीके से होगा, नंबर 1 लॉन्जिट्यूडनल वेव एंड नंबर 2 ट्रांसवर्स वेव। उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी दो तरीके से होगा, नंबर 1 लॉन्जिट्यूडनल वेव एंड नंबर 2 ट्रांसवर्स वेव। देखो यहां पे लिखा हुआ है भाई, तो मैंने ये कंप्लीट किया, ये दोनों हुए टाइप्स। अब इसके दो टाइप्स हैं, लॉन्जिट्यूडनल ट्रांसवर्स, लॉन्जिट्यूडनल ट्रांसवर्स। तो जैसे ये रहेगा वैसे ये रहेगा, तो इसके बारे में आप बात ही नहीं करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, इसका काम ही खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी दो टाइप का होता है, लेकिन हमें वहां पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपके सिलेबस में ये है इत्तेफाक से, ये भी नहीं है, लेकिन ये भी पढ़ना होगा साथ में। तो अभी हम पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव दो तरीके से होता है भाई, नंबर 1 लॉन्जिट्यूडनल वेव एंड नंबर 2 ट्रांसवर्स वेव। अब समझते हैं भाई लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में क्या फर्क होता है। देखो, अगर कोई बोले लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या होता है, तो आप ये बोल सकते हो कि इन लॉन्जिट्यूडनल वेव, वेव एंड पार्टिकल और ट्रैवल, वेव एंड पार्टिकल बोथ ट्रेवल्स इन अ सेम डायरेक्शन, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अब समझ में नहीं आता है, बुक में ऐसे लिखा होता है, वही मैं बोल रहा हूं, बुक में ऐसे लिखा होता है, समझ में नहीं आता यार, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो इसका अब हम अगर मैं बोलूं नॉर्मल कि लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या है, तो सबसे पहला वर्ड लिखना चाहिए कि लॉन्जिट्यूडनल वेव इज अ मैकेनिकल वेव। कैसे बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी दो तरीके से होगा, लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो हम एक वे बोल सकते हैं कि मैकेनिकल वेव दो तरीके से होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। अब सवाल यह है कि लॉन्जिट्यूडनल वेव को कैसे समझा जाए, ट्रांसवर्स वेव को कैसे समझा जाए। डेफिनेशन में जाओगे तो देखोगे ऐसे लिखा, जैसे मैंने बोला ना वैसे लिखा रहता है बुक में, और लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि ये डिफिकल्ट चीज है। अगर समझ में नहीं आए तो डिफिकल्ट बन जाएगा। तो उसको कैसे आराम से समझा जाए, कैसे अपनी भाषा में समझा जाए। देखो मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल दूं,
आप क्या काम करो, चलो यहां पे बता दे रहा हूं यार, एक स्प्रिंग ले लो ऐसे नॉर्मल, एक स्प्रिंग ले लो ऐसे, ऐसे स्प्रिंग ले लो नॉर्मल, एक स्प्रिंग लिया आपने। अब क्या काम करो, उस स्प्रिंग को ऐसे यहीं पे है ना, थोड़ा वहीं से डिस्टर्ब करो, फिर लाके वहीं पे छोड़ दो। स्प्रिंग को ऐसे डिस्टर्ब करो, फिर लाके वहीं पे छोड़ दो। तो लाके स्प्रिंग को ऐसे डिस्टर्ब किया, फिर से वहीं लाके छोड़ा। अब सिर्फ देखोगे कि ये नजरिया बदल गया। अब यहां पे कहीं कहीं ऐसे नजदीक नजदीक आ जाएगा, कहीं दूर दूर हो जाएगा, कहीं नजदीक नजदीक आ जाएगा, कहीं दूर दूर हो जाएगा, है कि नहीं? कहीं नजदीक आ जाएगा, कहीं दूर, कहीं नजदीक, कहीं दूर हो जाएगा, पक्का है। स्प्रिंग आपके हाथ में ही है, जहां था वही है, लेकिन आप देख रहे हो कि कहीं पे नजदीक आ गया है, कहीं पे दूर, कहीं पे नजदीक, कहीं पे दूर। जो नजदीक आ जाता है उसको हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कंप्रेशन। और दूर जो चला जाता है उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। क्या बोलते हैं भाई? रेयरफैक्शन। तो अब ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसकी डिफिनेशन से कुछ बात नहीं होने वाला, कुछ फायदा नहीं होने वाला ना, इसकी डेफिनेशन से कुछ फायदा नहीं पाओगे। इसकी वजह से पहले ये सब समझा दूंगा ना एग्जांपल, तो आपको बात क्लियर हो जाएगी, फिर डेफिनेशन हम बनाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली इसको समझना चाहिए। तो मैंने ये बताया कि भाई लॉन्जिट्यूडनल का एग्जांपल आप क्या काम करो, एक स्प्रिंग लो, स्प्रिंग को जस्ट डिस्टर्ब करके वहीं पे छोड़ दो, तो आप देखो कि कहीं पे कंप्रेशन हो गया, कहीं पे रेयरफैक्शन, कहीं पे दूर दूर चला गया। तो कहीं पे डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, यहां पे डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज हो गई, ऐसे मैंने साइन बना दिया इंक्रीज, और यहां पे जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो गई, घट गई, दूर दूर चला गया। तो जो डेंसिटी है वो बढ़ गई और कहीं कहीं घट गई। हुआ क्या है यार कि जब आप ऐसे स्प्रिंग को ऐसे करके ऐसे देखे ना, तो देख रहे हो कि स्प्रिंग ऐसे जहां के जहां रह गई, लेकिन ऐसे उस स्प्रिंग के साथ कुछ चल रहा था। तो आपका जो पार्टिकल है ना, देखो ये जो स्प्रिंग मतलब पार्टिकल, ये पार्टिकल इधर ही हमने डिस्टर्ब किया था तो इधर ही भागा, लेकिन कुछ ऐसे नजदीक में कंप्रेशन रेयरफैक्शन करके कुछ और चीज भागा था। स्प्रिंग लेना ना, ऐसे चेक करके देख लेना, तो देखोगे यार स्प्रिंग तो वही हाथ में है, फिर भी उसके साथ में देखोगे कहीं नजदीक, कहीं दूर, कहीं नजदीक, कहीं दूर, ऐसे लास्ट में जाके छूट जाएगा। तो कुछ तो गया ना, वो जो गया था ना कंप्रेशन रेयरफैक्शन के फॉर्म में, वो था हमारा, क्या मालूम है क्या था? वही था हमारा वेव। ये जो हमारा कंप्रेशन रेयरफैक्शन जो हो रहा है ना, वही है हमारा वेव, और वो वेव कहलाता है कौन सा? लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो जब कभी पार्टिकल, ये डायरेक्शन पार्टिकल का था, पार्टिकल को हमने ऐसे डिस्टर्ब किया था, तो जिस डायरेक्शन में डिस्टर्ब करो उसी डायरेक्शन में अगर वेव भी चलने लगी, जो कंप्रेशन रेयरफैक्शन होने लगी, तो उसका नाम हम लोग बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो ये स्प्रिंग इसी डायरेक्शन में गई और इसी डायरेक्शन में सेम कौन गया भाई? वेव। तो जब हरकत, अब देखो वेव कब कहलाएगा? डिस्टर्ब किया हमने, लेकिन डिस्टर्ब करने का नजरिया हमारा ऐसे था कि हमने लीनियरली हमने ऐसे डिस्टर्ब किया, और इसी डायरेक्शन में देखो कि कुछ वेव भी गया, जो कंप्रेशन रेयरफैक्शन हुआ इसी डायरेक्शन में हुआ, तो ऐसे वेव को हम लोग लॉन्जिट्यूडनल वेव बोलते हैं। तो लॉन्जिट्यूडनल की अगर डिफिनेशन कोई बोले तो क्या बोलोगे आप बताओ? तो लॉन्जिट्यूडनल की डिफिनेशन अगर बोलना हो तो सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोलोगे कि इन लॉन्जिट्यूडनल वेव पार्टिकल एंड एनर्जी, मतलब यही वेव, पार्टिकल एंड वेव बोथ ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। स्प्रिंग भी उधरी डायरेक्शन में डिस्टर्ब किए थे और वेव भी उसी डायरेक्शन में गया, कंप्रेशन रेयरफैक्शन हुआ, सो दैट टाइप वेव इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या है भाई? लॉन्जिट्यूडनल वेव के अंदर क्या होता है भाई? पार्टिकल एंड वेव बोथ ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये बात तो पहला पॉइंट हुआ, नंबर 1। ये पहले लिखा रहता है बुक में, लेकिन समझने के लिए पहले यहां पे आना पड़ेगा, तब जाके वो बात क्लियर होगी। अब मैंने एक बात और यहां पे लिखा हुआ देखो, इन लॉन्जिट्यूडनल वेव देयर इज अ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन।
ऐसे लिखा जाता है यार डेफिनेशन, बुक का छापो नहीं, ऐसे लिखो। इन लॉन्जिट्यूडनल वेव देयर इज अ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव के अंदर दो चीजें होता है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। मतलब अब आगे लिखोगे, एट कंप्रेशन डेंसिटी इंक्रीजेस, एट रेयरफैक्शन डेंसिटी डिक्रीजेस, है कि नहीं। अब ये बोलोगे नेक्स्ट पॉइंट, साउंड इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव। साउंड क्या है भाई, लॉन्जिट्यूडनल वेव है। तो साउंड भी कैसे ट्रेवल करता है, लॉन्जिट्यूडनल वेव की तरह ट्रेवल करता है। मतलब कहीं पे कंप्रेशन, कहीं पे रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ऐसे ट्रेवल करता है जो अपना साउंड होता है। तो ये मैंने स्प्रिंग का एग्जांपल दिया। अब अगर से मैं इसका लॉन्जिट्यूडनल वेव, मैंने बोला भाई कि ये साउंड लॉन्जिट्यूडनल वेव है, तो साउंड का एग्जांपल हम क्या दूसरे तरीके से, फिर से इसी लॉन्जिट्यूडनल वेव को दूसरे तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे देखो, एक इंसान है, यहां से बोला, स्पीक किया, है कि नहीं, यहां से बोला, तो देखो कुछ ऐसे बनता है, यहां पे बोलेगा तो कुछ क्या होगा, ऐसे करीब करीब हो जाएगा और कुछ दूर दूर हो जाएगा, फिर कुछ करीब करीब ऐसे हो जाएगा पार्टिकल, कुछ ऐसे दूर दूर हो जाएगा, फिर ऐसे कुछ करीब करीब हो जाएगा, ठीक है, फिर कुछ ऐसे दूर दूर हो जाएगा, ऐसे पार्टिकल ही होता है। तो यहां पे कंप्रेशन होगा, जिसको सी से बोल दो, यहां पे रेयरफैक्शन होगा, यहां कंप्रेशन होगा, यहां रेयरफैक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, यहां रेयरफैक्शन होगा, ठीक है। तो जब इंसान बोलता है तो होता क्या है, ये जो पार्टिकल यहां पे होते हैं ना नजदीक नजदीक में, जो पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल क्या करते हैं, ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, एक पार्टिकल दूसरी पार्टिकल डिस्टर्ब करता है, दूसरा तीसरे को, ऐसे करते 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 कहीं कंप्रेस, कहीं रेयरफैक्शन, कहीं कंप्रेस, कहीं रेयरफैक्शन, और आपके कानों तक, यहाँ पे आप अपना कान तक क्या है, आप अपनी आवाज को, ये जो डेवलप हुई है, जो डिस्टर्ब हुई है, उसको हम यहाँ पे सुन लेते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका वो, यार ये वॉइस बॉक्स है कि नहीं, वोकल कॉर्ड, ये इसको ही देखो ना, ऐसे यहाँ पे हाथ रखो, कितना तेज वाइब्रेट हो रहा है, बताओ ना। अगर ये सही से वाइब्रेट नहीं होगा तो आवाज नहीं आएगी सही से, कभी कभी अजीब तरीके से वाइब्रेट होने लगता है, इसलिए लोगों की आवाज क्या है, डिफरेंट हो जाती है। अगर ये वाइब्रेट नहीं होता, मान लो कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी किसी वॉइस बॉक्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो आवाज नहीं निकलती है। क्यों, वाइब्रेट होगा तभी आवाज आएगी। तो वाइब्रेट के ही वजह से आवाज आती है। लेकिन कौन सा वाइब्रेशन होता है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, दैट इज विच टाइप ऑफ वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव। ये बात समझ में आया। अगर इसको ग्राफिकली ऐसे बनाना चाहो, ग्राफ के फॉर्म में, तो कुछ ऐसे बना देते हैं, देखो, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ऐसे। कंप्रेशन मतलब बहुत ज्यादा डेंसिटी का बढ़ना, ठीक है, कंप्रेशन का मतलब डेंसिटी का बढ़ना, ऐसे नजदीक नजदीक बना दो यार। बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे इसका मैं एग्जांपल यहां पे बता रहा हूं। तो इसको अगर ग्राफ के फॉर्म में बनाना चाहो, क्योंकि वेव को हमेशा सिनुसॉइडल ग्राफ में बनाते हैं। अब ये क्या है यार, सर क्या बोलते रहते हो। सिनुसॉइडल का मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री एक मैथ का हिस्सा है, बहुत बड़ा एक पार्ट है, मैथ एक, जिसके अंदर पढ़ोगे हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। 10th में पढ़ोगे, हो सकता है 9th में भी मैथ्स में थोड़ा पढ़ोगे। तो वो उसके फॉर्म में जो है इसको वेव को लिखा जाता है, ठीक है। तो साइन का ग्राफ देखो, यहाँ पे हमारा कंप्रेशन, तो मैंने ऐसे निशान लगा दिया, यहाँ पे रेयरफैक्शन, ठीक है, यहाँ पे फिर कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे फिर रेयरफैक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो कैसे चलता है, कंप्रेशन मतलब ऐसे आगे बढ़ा रहेगा, ये क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा रहेगा। मतलब क्या, यहां पे डेंसिटी ज्यादा रहेगी। उसके बाद रेयरफैक्शन में डेंसिटी कम रहेगी, तो नीचे बना दिया। फिर कंप्रेशन में डेंसिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है, ये कंप्रेशन फिर रेयरफैक्शन आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा तुमको मैं क्या बताना चाहता हूं। तो ये कंप्रेशन में फिर से डेंसिटी ज्यादा रहेगी, रेयरफैक्शन में कम रहेगी, फिर ज्यादा रहेगी कंप्रेशन में, फिर डेंसिटी रेयरफैक्शन में कम रहेगी। तो अगर कोई बोले ग्राफ कैसा होता है, कोई बोले ग्राफ कैसा होता है भाई, साइन कॉस्ट, ये अगर लॉन्जिट्यूडनल वेव का ग्राफ कैसा होता है, तो आप हमेशा ऐसे ग्राफ बना देना। जहां पे कंप्रेशन होगा, ये कंप्रेशन पोजीशन है और ये रेयरफैक्शन पोजीशन है। ये कंप्रेशन है, ये रेयरफैक्शन पोजीशन, ये कंप्रेशन है, ये रेयरफैक्शन पोजीशन है।
और ये न्यूट्रल है, यहां पे डेंसिटी क्या है, न्यूट्रल है, यहां पे डेंसिटी न्यूट्रल है। अब यहां से अगर जब डेंसिटी बढ़ेगी तो कंप्रेशन होगा, डेंसिटी घटेगी तो रेयरफेक्शन होगा। तो कोई बोले लॉन्जिट्यूडनल वेव का ग्राफ कैसे बनता है, तो ये ऐसे ही ग्राफ बनेगा, ऐसे बना दो बस, सिंपल बस, ठीक है, कैसे बनाओ, ये कंप्रेशन कहलाता है, ये रेयरफेक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेयरफेक्शन, बस, ठीक है। तो ग्राफिकली अगर बनाना चाहो तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। तो आपको ये बात तो समझ में आएगी कि भाई साउंड जो है वो लॉन्जिट्यूडनल वेव होता है, उसका एक एग्जांपल बताएगी किस तरीके से आप समझोगे, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट है जो ट्रांसवर्स वेव है। अब ट्रांसवर्स वेव क्या है भाई, ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल कैसे समझोगे, तो साउंड हमारा चैप्टर है तो साउंड पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ट्रांसवर्स वेव नहीं पढ़ाऊंगा, आपके सिलेबस में ये भी है, ये भी पढ़ना होता है, इसको भी मैं बता दे रहा हूं। तो ट्रांसवर्स वेव देखो, इसका एग्जांपल लोगे तभी समझ में आएगा। तो साउंड एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है जिसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है। मैंने आपको बताया कैसे साउंड ट्रेवल करता है, पूरी बात क्लियर कर दी हमने, ठीक है। दूसरा क्या है भाई, ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, जो भी ट्रांसवर्स वेव का ग्राफ बनेगा ना, वही लॉन्जिट्यूडनल का ग्राफ बनेगा अगर ग्राफ के फॉर्म में जाओगे, क्योंकि वेव का सबका एक ही ग्राफ होता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। लेकिन अगर देखा जाए लॉन्जिट्यूडनल वेव का अगर एग्जांपल, तो क्या है भाई, सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, साउंड। साउंड ऐसे ट्रेवल करता है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन के फॉर्म में ट्रेवल करता है। अब अगर से मैं बोलूं ट्रांसवर्स वेव, तो ट्रांसवर्स वेव का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, मालूम है, रिपल्स। पानी के अंदर, पानी अगर मान लो यहां पे ऐसे डिस्टर्ब कर दो तो देखो ऐसा रिपल बन जाता है। पानी के अंदर अगर मान लो पानी के अंदर एक पत्थर डालो तो ऐसा रिपल बन जाता है, तो वो जो रिपल है ना वो ट्रांसवर्स वेव है। तो वाटर रिपल, जो पानी के अंदर जो रिपल्स बनते हैं, ठीक है, वो जो रिपल्स बनते हैं उसका हम लोग नाम बोल सकते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्या होता है, चढ़ाव उतार ऐसे ऐसे चलता है ट्रांसवर्स वेव। उसका एग्जांपल मैं बताऊं सबसे बढ़िया, इसको मिटा दूं, ठीक है, बहुत आसान है यार, कुछ दम नहीं है, समझने की जरूरत है बस। इसको मिटाऊं, ट्रांसवर्स वेव की बात करूं अगर मैं, तो ट्रांसवर्स वेव मैंने बताया भाई कि ट्रांसवर्स वेव का सबसे बड़ी, देखो एग्जांपल, पहले डेफिनेशन लिखोगे बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है, इसलिए बुक में डेफिनेशन लिखा होता कुछ मतलब नहीं निकलता। पहले समझो कि ट्रांसवर्स वेव है, ये नई चीज है यार, तो पहले एबीसीडी पढ़ो, बाद में वर्ल्ड बिल्डिंग बन जाएगा। ट्रांसवर्स वेव का सबसे बढ़िया एग्जांपल मैंने क्या बताया भाई कि आप क्या काम करो, एक रस्सी ले लो, जैसे बोल रहा हूं ऐसे करो, एक रस्सी ले लो, ठीक है, ऐसे बांध दो बस, दोनों तरफ रस्सी है यार, बंधी हुई है। अब क्या काम करो, रस्सी, मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूं ऐसा, ताकि आपको समझ में आ जाए यार। रस्सी ले लो, ये रस्सी है, रोप। अब रस्सी को क्या काम करो, एक तरफ से ऐसे देखो, ऐसे डिस्टर्ब करो, देखो ऐसे ऐसे डिस्टर्ब कर दो। सबसे बढ़िया क्या हो, ये रस्सी की जगह पर यार ये क्या ले लो मालूम है, स्ट्रिंग। वो जो वायर होता ना, लोहे वाला वायर, तार, वो ले लो, स्ट्रिंग ले लो। अब स्ट्रिंग को क्या काम करो, एकदम टाइट बांधो और इधर आवाज से डिस्टर्ब कर दो, देखो ना बन करके ऐसे आवाज आएगी, देखो ना, ऐसे ऐसे चलेगी रस्सी, चलेगी कि नहीं चलेगी, रस्सी ऐसे चलना शुरू कर देगी, ऐसे ऐसे करके। रस्सी तो जहां है वही है, तो फिर ये चल क्या रहा है, यही है वेव, यही है वेव, यही है वेव। रस्सी तो आपकी रस्सी तो ऐसे बंधी हुई है, आपका रस्सी का डायरेक्शन इधर है, ये आपका रोप है, स्ट्रिंग का डायरेक्शन है, ऐसे है। लेकिन जो वेव है वो ऐसे ऐसे चल रही है, तो रस्सी के जस्ट परपेंडिकुलर पे आपका वेव चल रहा है। तो ऐसी वेव, जो वेव पार्टिकल से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करे, उसका नाम ट्रांसवर्स वेव होता है। बोलो समझ में आया भाई। अब ये कैसी, इसकी शक्ल कैसी होती है भाई, रिपल, लहर ले लो यार, समुद्र की लहर ऐसे ऐसे होती है ना, ऐसे ऐसे करके चलती है। कई पानी के अंदर क्या है, आप कोई पत्थर डाल दो तो वो कैसे से कैसे करके भागता है ना, सांप की तरह। तो उस ऐसी शक्ल को, ऐसे शेप को हम लोग कौन सा वेव बोलते हैं भाई,
कौन सा वेव? ट्रांसवर्स वेव। इत्तेफाक ऐसा है कि इसका ग्राफ वही है जो ये बना हुआ है, देखो ना, इसका ग्राफ कंप्रेशन रेरफेक्शन की तरह बनाना नहीं है, इसका ग्राफ जो यही है वो यही है, सेम बना हुआ है। लेकिन याद रखना ट्रांसवर्स वेव के अंदर चीजें क्या रहेंगी, ये जो यहां पर भाई यहां पे देखो, ये यहां पे देखो, यहां पे डिस्टर्ब किया आपने, तो ये कुछ ऊंचाई तक ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो जो ऊपर जो जाता है ना, इसका नाम एम्पलीट्यूड होता है। तो जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम जो दूरी जा सकता है ये रस्सी या ये जो रोप जो स्ट्रिंग बंधा हुआ है, मैक्सिमम ऊपर से ऊपर दूरी तक जो जा सकता है उसका नाम एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहां भी ये एम्पलीट्यूड, कंप्रेशन को ही एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जहां पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है, वो अलग मसला है। यहां पर इसका नाम जैसे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन होता है लॉन्जिट्यूडनल वेव में, वैसे ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है भाई, ये जो ऊपर वाला ना होता है इसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, और जो नीचे वाला होता है जहां पे कम डिस्प्लेसमेंट होता है उसका नाम ट्रफ होता है। तो यहां पे क्रस्ट और ट्रफ का कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, तो अगर कोई बोले क्रस्ट और ट्रफ कहां होता है, तो आप बोलना ट्रांसवर्स वेव में। ऐसे ही सेम कहानी है, यहां पे कंप्रेशन जहां पे होता है, तो कंप्रेशन जहां होता है वहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है, तो यहां पे ये बोल सकते हो जहां पे कंप्रेशन होता है, जहां पे रस्सी ज्यादा मैक्सिमम ऊंचाई तक जाती है, उसका नाम क्रस्ट होता है। क्रस्ट का मतलब एकदम चोटी, और जो नीचे जाता है उस नीचे वाली पोजीशन का नाम ट्रफ होता है, जहां पे डेंसिटी क्या होती है भाई, सबसे कम होती है। तो इसकी बात डेंसिटी बोलेंगे, लेकिन यहां पे डेंसिटी नहीं बोलेंगे, यहां पे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है उसका नाम क्रस्ट होता है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट कम होता है नीचे वाला, उस नीचे वाले हिस्से को ट्रफ बोलते हैं। तो कभी भी ट्रांसवर्स वेव के अंदर उसका भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा जैसे लॉन्जिट्यूडनल का होता है, लेकिन यहां पे क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ चलता है। क्रस्ट मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा दूर होना, और ट्रफ का मतलब डिस्प्लेसमेंट कम होना। तो डिस्प्लेसमेंट कम ज्यादा चलता रहता है ट्रांसवर्स वेव के अंदर। लेकिन ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्या होता है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल, जिस डायरेक्शन में रस्सी या पार्टिकल जो ऑब्जेक्ट होता है उसके जस्ट 90 डिग्री पर जो है वो वेव ट्रैवल करती है। देखो ना, रस्सी इधर बंधी हुई है और वेव ऐसे से करके ट्रैवल करती है। तो आप बोल सकते हो, डिफिनीशन अगर बनाओ तो आप कैसे बोलोगे, इन ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल, पार्टिकल में क्यों बोलना है यार, पार्टिकल मतलब ऑब्जेक्ट, रस्सी, कुछ भी बोल दे यार। इन ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल एंड वेव बोथ ट्रैवल्स इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्या होता है भाई, इस वेव में, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जो पार्टिकल होता है वो सीधा सीधा होता है, और जो वेव होता है वो 90 डिग्री पे होता है। देखो ना, ये पार्टिकल है अपना और ये वेव ऊपर है, तो 90 डिग्री हमेशा बनेगा। तो पार्टिकल और वेव के बीच में 90 डिग्री होता है। सो परपेंडिकुलर मतलब 90। तो आप बोल सकते हो इन ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल एंड वेव बोथ ट्रैवल्स परपेंडिकुलरली, ऐसे बोल सकते हो। या बोलोगे एंगल बिटवीन पार्टिकल एंड वेव इज 90 डिग्री इन ट्रांसवर्स वेव। इन ट्रांसवर्स वेव क्रस्ट एंड ट्रफ अकर्स। आप ये बोल सकते हो एट क्रस्ट पोजीशन डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम, एट ट्रफ पोजीशन डिस्प्लेसमेंट विल बी मिनिमम। बताओ यार, मैंने एक इसको पहले लिखा, लेकिन ये समझाकर फिर मैंने आपको इसका डिफिनेशन समझाया। तब ये जो मैंने बोला लिखा नहीं भाई, आप उसको एग्जैक्टली लिख सकते हो। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने बोला ट्रांसवर्स वेव का। भाई ट्रांसवर्स वेव का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है भाई, क्या है एग्जांपल, रिपल्स। ठीक है, पानी के अंदर पत्थर मारो जो रिपल बनता है, या टाइड्स जो होते हैं वो हो गया। और लॉन्जिट्यूडनल का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है भाई, साउंड। तो मैंने ये बात कंप्लीट कर दिया, इसको मिटा दूं। उसके बाद फिर हमारा आएगा ये ग्राफिकल अप्रोच। तो ग्राफिकल अप्रोच भी बताया, लेकिन थोड़ा सा इसका मतलब क्या पता चला, चलो ग्राफिकल अप्रोच की बात कर लेते हैं।
तो अभी ग्राफिकल अप्रोच क्या है भाई, इसको भी कंप्लीट कर दें, फिर उसके बाद एबीसीडी आएंगे, इसी को ग्राफ बनाऊंगा और ग्राफ के आगे बताऊंगा। ग्राफिकल अप्रोच क्या है यार, कि ये लॉन्जिट्यूडनल का ग्राफ देखो ना कैसे बना। मैं पूरा अच्छे से रस्सी का एग्जांपल देके समझाया, वो आप एग्जाम में मेन पेपर में लिख देना, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव का मैंने रस्सी का एग्जांपल दिया, लॉन्जिट्यूडनल का मैंने स्प्रिंग का एग्जांपल दिया, समझाया अच्छे से। तो अब आप क्या काम करना, अपने मेन एग्जाम में ऐसे ही लिख सकते हो अगर कभी आए तो, जैसे मैंने बताया हुआ है। डिफिनेशन अब आपको मैंने बता दिया, अब डिफिनेशन पहले लिखना, बाद में एक्सप्लेन करना। लेकिन मुझे एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने डिफिनेशन पहले नहीं लिखा, पहले आपको समझाया, बाद में उसी को डिफिनेशन के फॉर्म में बता दिया, ठीक है। अब आपको ग्राफिकल अप्रोच मतलब यही है यार, कि ये जो लॉन्जिट्यूडनल वेव है या ट्रांसवर्स वेव है, इसको ग्राफ के फॉर्म में कैसे बनाते हैं। तो आपके सामने ही पेश है यार, सब ग्राफ तो बना ही दिया मैंने, ये भी पॉइंट कंप्लीट है ना भाई, ग्राफ तो बना ही दिया ना। दोनों का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे ही, ऐसे सिंपल, दोनों का ग्राफ ऐसे ही होता है। तो इधर क्या है भाई, नॉर्मल अगर देखा जाए लॉन्जिट्यूडनल या ट्रांसफर वेव का जो ग्राफ होता है वो सेम होता है, एक ही तरह चलता है। बस लॉन्जिट्यूडनल में कंप्रेशन ये कहलाता है और ट्रांसफर वेव में ये क्रस्ट कहलाता है कि नहीं। और अगर हम लोग जो है इसमें ये वाला पोजीशन लॉन्जिट्यूडनल वेव में इसका नाम क्या होता है भाई, जरा बताओ, रेयरफैक्शन। और ट्रांसफर वेव में इसका नाम जाओगे तो क्या होता है भाई, क्या होता है, अरे बोलना भाई, ट्रफ, है कि नहीं। तो ये इसका नाम ट्रफ हो जाता है, चीजें वही हैं। यहां पर अगर लॉन्जिट्यूडनल की बात करूंगा तो यहां पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है, यहां पे मिनिमम डेंसिटी होती है। अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करूं तो यहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है और यहां पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बात एक ही है, ग्राफ एक ही तरह बनेगा, लेकिन नाम का तरीका सिर्फ बदल जाएगा, इतना ही होता है। तो यही है ग्राफ। ग्राफ का मतलब ये है कि भाई कि कैसे वेव ट्रेवल करती है, वेव का ग्राफ कैसे होता है। तो मैंने आपके सामने दोनों को बनाया और पूरा अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी ग्राफ को थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ के अंदर अब इंटर कर जाएंगे वेव का मेन पॉइंट जो ABCD है, मतलब एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेव स्पीड, ये सब चीजें हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जिनकी वजह से वेव चैप्टर को पढ़ना आसान हो जाएगा। तो हम पहले उसको अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे कि एक ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ से ये पूरा पॉइंट क्या है क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये सब कुछ टर्म्स है इंपॉर्टेंट, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो मैंने इतना ही बता दिया। साउंड क्या है, साउंड एक वेव है। तो वेव कितने तरीके से होता है, दो तरीके से। तो वो उस वेव के कितने दो टाइप्स है, मैकेनिकल वेव के भी दो टाइप्स हैं भाई। तो आपने बता दिया, मैंने बताया लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव को कैसे समझा जाए तो मैंने समझा दिया, ट्रांसवर्स वेव को कैसे रियल में समझा जाए तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। उसका एग्जांपल दे दिया भाई। उसके बाद ग्राफिकली मैंने बता दिया कि ग्राफ के फॉर्म में कैसे बनाओगे, कैसे समझोगे। तो ग्राफ के फॉर्म में दोनों के दोनों ग्राफ एक जैसे होते हैं। बस अब ग्राफ को इलेबोरेट करेंगे और उसके अंदर जाएंगे हम लोग ABCD, मतलब बहुत बेसिक चीजें जाएंगे पढ़ने, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो वेव के अंदर यूज किए जाएंगे, उसी ग्राफ को उठाऊंगा और मैं पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। और ये कुछ बातें बताऊंगा कि भाई ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, या फिर इसका नाम हम कंप्रेशन या रेयरफैक्शन दे दो, जो भी नाम दे दो। तो इनके बीच का दूरी कितना होगा। एक मान लो यहां पे 0 पॉइंट है, यहां पे कुछ नहीं है, जीरो क्रस्ट, जीरो ट्रफ, यहां पे कुछ है ही नहीं, ये जीरो लाइन है। ये जीरो लाइन से ऊंचा नीचा जाना, ये इसकी दूरी, इतनी दूरी को क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं। एक कंप्रेशन से रेयरफैक्शन की दूरी कितना एंगल होता है। ये सब बातें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत मजा आएगा, बहुत मजेदार चीज है और नॉलेज वाली चीज है जिसको 12th का नीट तक काम आने वाला है, ठीक है। तो डिटेल में बताएंगे इसको और इसी का सहारा लेकर हम लोग कुछ टर्म्स लेके आएंगे जिसकी वजह से फिर साउंड चैप्टर को समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पूरा ABCD यानी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, साउंड से रिलेटेड, उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या भाई, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, साउंड वेव, ये सब बताऊंगा मैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये सब पूरा मैं बताने वाला हूं। तो यहां से चालू करूंगा मैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इधर मैं लिख दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, इसको यहां पे लिख दूंगा ताकि एक तरफ जगह खाली हो जाए। उसके बाद फिर यहां पे पूरा बताऊंगा,
तो और अब स्टार्ट होगा चैप्टर का मेन थीम आएगा। लेकिन जब तक ये जानोगे नहीं तब तक चैप्टर कैसे समझ में आएगा यार कि वेब है तो वेब को कैसे समझोगे। इसलिए मैंने इतना डिटेल में बताया, वो सब बहुत काम की चीज है। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।